इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के केसेस क्यों बढ़े हैं? हमारे आंकड़े कहते हैं कि हर 8 से 10 मिनट में कोई ना कोई महिला हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान खोती है। जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, तो ये सच है कि नहीं? ये बिल्कुल सच है। ओके। जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर उन्हीं लड़कियों में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होती है। के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, जल्दी एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? तो अगर महिलाएं रेगुलरली ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराती हैं तो आप सर्वाइकल कैंसर को, ये वन ऑफ दोज कैंसर है जिसे आप स्टेज 0 में भी पकड़ सकते हैं। जब कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो उसके बाद फिर कैसे क्या चीजें की जाती है? अर्ली स्टेज में छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं और क्योर के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के? अब वायरल इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। आपने किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इसके केसेस देखे हैं? जो पीक ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज अराउंड 50 to 70, मतलब 50 to 60, उस एज में आपको ज़्यादा मिलते हैं। कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कब लगाएं? तो और बेस्ट एज अगर मैं कहूँगी तो 9 to 15 इज़ द बेस्ट एज, मतलब टीनेजर में 15 साल से छोटी लड़कियों में लगाया जाता है। तो जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें इफेक्टिव होगा सर्वाइकल कैंसर का ये वैक्सीन? अगर उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो वो तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। ये सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन होता है। Pain is because of untreated cancer and an advanced cancer, a neglected cancer. HPV सिर्फ औरतों में हो सकता है, मर्दों में? मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है और दोनों में it will have the potential to cause cancer. सर्वाइकल कैंसर ये पूरी दुनिया में औरतों को होने वाले कैंसर में चौथे नंबर पर है और इसका आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा है। इंडिया में भी इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इस कैंसर से बचा जा सकता है। रेगुलर स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन के जरिए 90% तक इस कैंसर के होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। तो इस वुमेन्स डे पर हम सिर्फ अपने विमेन एम्पावरमेंट या फिर राइट्स पर बात नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर मीनू वालिया, जो कि वाइस चेयरमैन है ऑन्कोलॉजी में एट मैक्स हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन के जरिए डॉक्टर हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि यूजुअली लड़कियां और उनके फैमिली मेंबर्स भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको इस फील्ड में इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप इतने सालों से लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो प्लीज बताइए कि इंडिया में इसके केसेस अचानक से, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के केसेस क्यों बढ़े हैं? सर्वाइकल कैंसर के केसेस हम ये नहीं कह सकते कि अचानक से इंडिया में बढ़े हैं। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर हमेशा से ही रहा है और आज क्योंकि डिटेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज बढ़ रही है, तो शायद ये फोरफ्रंट पे ज़्यादा आ रहा है। बट सर्वाइकल कैंसर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैंसर। हमारे देश में भी महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में ये नंबर 2 का कैंसर है। और अगर हम मोर्टैलिटी की भी बात करते हैं या लिथैलिटी की बात करते हैं तो उसमें भी ये नंबर 2 पे हमारी जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स होती है हमारे लेडीज़ में, भारतीय महिलाओं में, उस लेवल पे ये माना जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है ना? और फिर भी अगर उसमें भी इतनी मोर्टालिटी है, हमारे आंकड़े कहते हैं कि हर 8 से 10 मिनट में कोई ना कोई महिला हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान खोती है। मतलब इतना ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर है हमारे देश में। एग्जैक्टली आपने डॉक्टर यहाँ पे एक टर्म यूज किया कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर तो मैं एक तरह से हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसे हम कहते हैं गेम चेंजर इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है ये जानने की कि सर्वाइकल कैंसर ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ सोए और कल सुबह उठे तो आपको पता लगा कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, है ना? जो एकदम से सडन चीज़ें होती हैं उनमें इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देम। पर ये कैंसर फॉर्चुनेटली कहें, ये जनरली आस्ता 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 बढ़ता है। तो ये जो इसका लेटेंट पीरियड है, मतलब जो इसका बढ़ने का पीरियड है, वो बहुत कम नहीं है, मतलब महीनों और इवन सालों में बढ़ता है।
सो अगर इसे हम कहते हैं लेटेंट फेस या फिर फ्रॉम द प्री कैंसरस टू कैंसरस, तो सीधा वो कैंसर में नहीं बनता, पहले एक प्री कैंसरस फेस होती है और प्री कैंसरस टू कैंसरस फेस होने में कई बार महीनों और सालों लगते हैं। और अगर हम इस फेस में, अगर लोग जागरूक होए, लोगों में अवेयरनेस होए, अगर इस फेस में हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं सिम्टम होने से पहले कराएं, तो अगर महिलाएं रेगुलरली ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराती हैं तो आप सर्वाइकल कैंसर को, ये वन ऑफ दोज कैंसर है जिसे आप स्टेज 0 में भी पकड़ सकते हैं, मतलब कैंसर होने से पहले पकड़ सकते हैं। और नेचुरली जिस कैंसर को आप कैंसर होने से पहले पकड़ लोगे तो आप 100% सर्वाइवल हो सकता है, मतलब इट इज एज गुड एज कि आपने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया। और आज की डेट में तो जो उसको गेम चेंजर कहा जाता है वो तो ये है कि मतलब एक तो होता है कि उसको कैंसर होने से पहले पकड़ लिया आपने, प्री कैंसरस फेस में पकड़ लिया, और आज की डेट में तो सर्वाइकल ये इकलौता कैंसर है जिसके लिए एक प्रिवेंटिव वैक्सीन अवेलेबल है। सो अगर हम ये वैक्सीन लगवाते हैं और वैक्सीन के प्रोग्राम को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आने वाले टाइम में तो हम शायद इससे ऑलमोस्ट 100% निजात पा सकते हैं। द वे वी हैव कॉन्कर्ड ऑन स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, तो सर्वाइकल कैंसर, मतलब कौन सोच सकता था आज से कुछ साल पहले कि कोई वैक्सीन होएगी और आप कैंसर के लिए वैक्सीन लगाएंगे और कल को सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल बच सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये चीज़ आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन भी है। लोग जानते ही नहीं है, इनफैक्ट एक तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर की नॉलेज नहीं है, ऊपर से वैक्सीन भी ऑलरेडी बनी हुई है, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। आपने डॉक्टर स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह की बात की, हर साल हम बहुत सारे मेडिकल हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं अपनी फुल बॉडी के लिए, तो सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए हमें कौन से टेस्ट कराते रहने चाहिए? सबसे पहले तो लोगों को जानना चाहिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं। हमारे यहाँ पे जो माइंडसेट है, भारतीय महिलाओं में जो माइंडसेट है या फिर भारत में ऐसा जो माइंडसेट है, हम जब बीमार हो जाते हैं तब भी हम काफ़ी डिले कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और जब हम स्वस्थ होते हैं तब तो हम सोचते ही नहीं हैं, है ना? सो हमारा माइंडसेट इज़ नॉट प्रिवेंटिव माइंडसेट। हमारा माइंडसेट है कि जब कोई सिम्पटम होएगा, जब कोई तकलीफ होएगी और जब वो असहनीय हो जाती है तब हम जाते हैं चिकित्सक के पास या फिर हॉस्पिटल में और अपने चेकअप कराते हैं। When we talk about स्क्रीनिंग टेस्ट, अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब आप बिल्कुल भले चंगे हैं, आप में कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी बीमारी आपको लगता नहीं आप में बीमारी है, फिर भी आप जाते हो और अपना चेकअप कराते हो और आप अपने टेस्ट कराते हो, और जब आप वो वाले टेस्ट कराते हो जब आप बिल्कुल भले चंगे हो, उन्हें हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट से आप बीमारी को वो सिम्टम्स होने से पहले, मतलब उसके लक्षण होने से पहले उसको पकड़ पाते हो, है ना? और ये स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से ही आज विश्व में जिन देशों ने कैंसर के ऊपर कंट्रोल पाया है या कैंसर की मोर्टालिटी बहुत कम करी है, वो बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है अवेलेबल, बहुत सारे कैंसर्स के अवेलेबल है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। और स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या रिकमेंडेशन होती है, कौन सी उम्र में शुरू करना चाहिए? सो आफ्टर द एज ऑफ 20, सो 20 to 65 रिकमेंड किया जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 20 एवरी वुमेन, सो एवरी गर्ल शुड गेट अ पैप स्मीयर टेस्टिंग डन, ठीक है? एंड दिस शुड बी रिपीटेड एवरी 3 years, हर 3 साल में इसे रिपीट करना चाहिए। 30 साल के बाद आज की डेट में हम कहते हैं हर महिला को एक पैप स्मीयर और एचपीवी और साथ में एचपीवी टेस्टिंग करानी चाहिए। और इसकी फ्रीक्वेंसी, जब हम एचपीवी टेस्टिंग कराते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिपीट करने की हर 5 साल में कराना चाहिए। तो 65 ईयर्स की एज तक तो रिकमेंडेड है। अगर 65 ईयर्स की एज में आपके ये टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो उसके बाद छोड़ा जा सकता है। बट अगर ये 65 की एज में आपके टेस्ट कुछ भी अब नॉर्मल आ रहे हैं तो हमें आगे भी इसको टेस्ट करवाते रहना है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट से ही आप बहुत सारे कैंसर्स को कंट्रोल कर पाओगे। ओके,
डॉक्टर, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की, तो ये कहाँ और कब जाकर के कराना चाहिए? थोड़ा-सा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता इसके सो बारे ये में। स्क्रीनिंग टेस्ट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है। जनरली किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बड़े हॉस्पिटल्स में तो डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं। सो और इतने सिंपल है, जैसे पैप स्मीयर एंड एचपीवी को टेस्टिंग वगैरह है। पैप स्मीयर तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अपने ओपीडी चैम्बर में अगर अलग से उनके पास आइसोल वो अलग से है रूम वगैरह, तो इजीली किया जा सकता है। नहीं तो बड़े हॉस्पिटल्स में, और बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है जो पैप स्मीयर हम कहते हैं, तो इट कैन बी easily be done in any hospital. ओके, और इसको कैसे करते हैं? इसको कैसे करते हैं? तो हुँ। पैप स्मीयर इज जनरली अ स्मीयर विच इज टेकन फ्रॉम द सर्वाइकल वार्ड। मतलब कि वो जब एक गायनी एग्जामिनेशन किया जाता है तो आपकी नॉर्मल गायनेकोल आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, तो देयर आर स्पेशल ब्रशेस होते हैं, एक स्पैचुला होता है, तो उससे एक स्मीयर लिया जाता है जो लूज सेल्स होते हैं सर्विक्स के माउथ पे, और उसको फिर स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करा जाता है। तो मतलब और उसको मतलब टेस्ट किया जाता है, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं कि कुछ उसमें अब सेल्स वगैरह तो नहीं है। नहीं, और अगर किसी भी टेस्ट में कोई अबनॉर्मैलिटी पाई जाए, तो इसके बाद क्या? सो बेसिकली अबनॉर्मलिटी, अब इसका मतलब नहीं है कि पैप स्मीयर अबनॉर्मल मींस कैंसर, ऐसा नहीं नहीं है, है। हाँ, वही। क्योंकि अबनॉर्मलिटीज के भी लेवल होते हैं ना। सो दे आर डिफरेंट, कि सेल्स नॉर्मल नहीं है, पर सेल्स नॉर्मल नहीं है किस वजह से? तो सेल्स नॉर्मल नहीं है कैंसर की वजह से, पर कई बार इन्फेक्शन की वजह से, या अनस्पेसिफिक और भी कुछ होते हैं। तो उसके स्टेप्स डिफाइंड होते हैं मेडिकल टर्म्स में, हुँ। जैसे एस्कस है, या डिफरेंट टर्म्स होती हैं कि कितना अबनॉर्मल है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या टेस्ट कराना है, कॉल्पोस्कोपी करना है, उसको दूरबीन से देखने की ज़रूरत है, कुछ और टेस्ट करना है, उससे फाइनल डायग्नोसिस बनता है कि कैंसर है कि नहीं है। ओके, और या जब उस कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, तो उसके बाद फिर कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं? सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जैसे सर्वाइकल कैंसर है जो ज़्यादातर सॉलिड कैंसर्स होते हैं, अगर कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा खेल ही जो है वो स्टेज का है। तो हमें सबसे पहले स्टेजिंग वर्कअप करना पड़ता है, यानी कैंसर की स्टेज को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेज का मतलब कैंसर आपके शरीर में कितना फैल गया है। जो हम बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं, उसको अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, उसका मेन पर्पस ही ये है कि अगर आप कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हो, या कैंसर बनने से पहले पकड़ लेते हो, या स्टेज 1 में पकड़ लेते हो, तो उसमें ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यही कैंसर अगर ज़्यादा स्टेज एडवांस हो जाती है, तो उसमें आपके क्योर के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं, आपके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और उसके अलावा आपकी ट्रीटमेंट्स भी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट होता है। अर्ली स्टेज में छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और क्योर के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सो कैंसर जब भी होएगा तो स्टेजिंग वर्कअप हमने करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है वो स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, या प्री कैंसर मतलब स्टेज 0 का कैंसर है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज उसका ट्रीटमेंट होता है, और जितनी अर्ली स्टेज होती है उतना ट्रीटमेंट छोटा छोटा होता है और मोर सक्सेसफुल होता है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर जैसे स्टेजेस को भी थोड़ा डिफाइन करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 ये 4 है। क्या इनके सिम्पटम्स अलग-अलग होंगे सर्वाइकल कैंसर में? सो देखो, फॉर एनी कैंसर हुँ। टू डेवलप सिम्टम्स, जनरली कैंसर क्यों मिस हो जाता है? क्योंकि सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक लेट हो जाता है ना? और सिम्टम्स ज़्यादातर कैंसर के कोई एक ऐसा सिम्टम नहीं है जो कहे कि हाँ भाई मैं कैंसरी हूँ। वैसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत और भी नॉर्मल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, और लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, सिम्टम्स ज़्यादा प्रोनाउंस होते जाते हैं, मतलब ज़्यादा सिवियर होते जाते हैं, है ना? सर्वाइकल कैंसर में जैसे जब अर्ली स्टेजेस में तो हार्डली, जैसे स्टेज 0 कैंसर है तो कोई भी शायद सिम्टम ना होए, कुछ पता ही ना लगे। तो शुरुआती स्टेजेस में कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, या बिल्कुल नहीं पता लगता। पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे, सिम्टम्स मतलब लक्षण भी बढ़ते जाएंगे। जैसे लेडीज़ में बहुत कॉमनली कोपियस वेजाइनल डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, मतलब वेजाइना से गंदा पानी आना, उसमें स्मेल आनी, एंड देन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो रही है, और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल मतलब आफ्टर इंटरकोर्स, या मतलब जब वो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं हस्बैंड के साथ या जिसके साथ भी, मतलब उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, और कैंसर अगर एडवांस होता जाता है तो उसके बाद बैकएक वगैरह
वगैरह आने लग जाती है, लोअर पेल्विक पेन हो सकती है, बैक एक हो जाती है, इस तरह के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। ओके, तो आपने ये जितने सिम्पटम्स बताए ये यूजुअली अगर कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता है तब भी देखे जा हाँ, सकते हैं। तभी तो जैसे कैसे क्योंकि डिफरेंशिएट करें? वेजाइनल इन्फेक्शन होएगा तब भी डिस्चार्ज हो सकता है, तब भी फॉल्स हाँ, स्मेलिंग स्मेलिंग। डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारी बॉडी में मतलब हम तो आज की डेट में एज़ कैंसर स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि सिम्पटम्स होने से पहले स्क्रीनिंग कराओ, है ना? राइट। आपको कोई सिम्पटम नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ है, हुँ। फिर भी और बाहर के देशों में यही करा जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिससे कैंसर की मॉर्टेलिटी कंट्रोल करी गई है कि आपको कोई सिम्पटम नहीं है, तब भी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब भी आप जाओ और रेगुलर स्क्रीनिंग कराओ ताकि सिम्पटम होने से पहले स्टेज 0 में कैंसर को पकड़ लिया जाए और आप 100% ठीक हो सकते हैं। पर अगर सिम्पटम्स होते हैं, तब तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। मतलब डोंट सेल्फ ट्रीट देम। ये सोच के बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो ही जा रहा है और उसको वो इग्नोर इग्नोर करे किया जाते जा हैं, रही ये है, तो हाँ। नॉर्मल है क्योंकि आपस में सहेलियों ने बात कर ली, माँ नानी से बात कर ली, कोई बात नहीं, हर फीमेल में होता है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। सो वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करके या उसे इग्नोर करते हैं या फिर ब्लीड हो गया, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हुई, उसको इग्नोर कर दिया। तो इन सिम्टम्स को आप प्लीज़ इग्नोर नहीं करिए। आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और चेकअप ज़रूर कराइए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो डॉक्टर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के? क्या रीज़न्स होते हैं इसके? सो सर्वाइकल कैंसर तो एक ऐसा कैंसर है जिसमें वी हैव बीन एबल टू फाइंड अ डेफिनेटिव रीज़न फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ओके। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। सो ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जो लेडी स्मोक करती हैं, जो धूम्रपान करती हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू स्मोकिंग ऑल्सो। जो फीमेल स्मोक करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी एज में शुरू हो जाती है, छोटी एज में शुरू हो जाती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स ज़्यादा होता है, मतलब बैरियर मेथड्स नहीं यूज़ करे जाते हैं। तो ये सारे के सारे आर फैक्टर्स जिनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक इम्पॉर्टेंट कारण है सर्वाइकल कैंसर का और ये बहुत कॉमन वायरस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिनको इन्फेक्शन हुई है उन सबको सर्वाइकल कैंसर होएगा। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब जैसे जैसे हमने कोविड के टाइम में हमें पता लगा था कि कोविड के भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हाँ, होते हैं, अलग-अलग। वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के भी बहुत तरह डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं और हर स्ट्रेन से कैंसर नहीं होता। इनमें कुछ स्ट्रेन्स हैं जिनमें पाया गया है, जिनको हम कहते हैं कि जिनमें ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसमें कैंसर कॉज करने की क्षमता ज़्यादा है। सो दे आर हाईली ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन, जैसे 16, 18, 34, मतलब ये कुछ स्ट्रेन्स हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के। अगर इस स्ट्रेन की इन्फेक्शन होती है तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। कुछ और स्ट्रेन्स हैं जिसमें कैंसर होने का चांस इतना नहीं है। और ये इन्फेक्शन हमारी जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी से पास ऑन होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी से होती है, ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद होती है। और ये इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है हर में कैंसर होए, बट अगर हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये निर्भर करता है कि आपको कौन से स्ट्रेन की इन्फेक्शन है, क्या उसका पोटेंशियल ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल कैसा है और आपकी इम्यूनिटी लेवल्स कैसे हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ बढ़ते जाते हैं। जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का डॉक्टर ये भी सवाल होता है कि क्या डाइट और लाइफस्टाइल भी फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर होने का? सो डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर तो है इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट हर कैंसर में। सो आज की डेट में थैंक्स टू साइंस इट हैज़ टोल्ड अस कि लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। इवन अगर हम कहीं ये टू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल, स्मोकिंग इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल। सो ये सारे फैक्टर्स तो है ही हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। एंड डाइट, यस, अगर हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखनी है तो हेल्दी डाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में हम लोग सभी हेल्दी डाइट से दूर होते जा रहे हैं। सो हाउ प्रोसेस्ड मेनी फूड्स। ऑफ अस आर इनटू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वैसा बैलेंस डाइट कितने लोग हम खाते हैं? तो हम सारे वही प्रोसेस्ड में एंड प्रिजर्व फूड में एंड जंक फूड्स एंड फास्ट फूड्स में है। सो डाइट
and diet, physical activity, lifestyle is a very important factor. So all these are rather यही है जो कारण जो कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है. ओके तो आपने जैसे इसके अलग अलग फैक्टर्स बताएं कि किन रीजंस की वजह से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखे हैं, यंग या फिर ओल्डर वुमेन में? सो देखो सर्वाइकल कैंसर मैंने बताया ना, इन्फेक्शन होएगी और इन्फेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंजेस होते हैं और कैंसर बनता है. सो डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके कैंसर के सिम्टम्स और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं, है ना. सो हमारे देश में भी जो पीक है, जो पीक ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज अराउंड 50 to 70, मतलब 50 to 60 उस एज में आपको ज़्यादा मिलते हैं. बट रिस्क तो बढ़ ही जाता है ना. तो यू सी अराउंड 40s ऑल्सो, 40 to 60s में भी, 30s में भी. सो आपको कैंसर तो मिलता है, पर मैक्सिमम पीक आपको जितनी एज बढ़ती जाती है उसमें मिलता है. तो वी हैव पेशेंट्स जिनका 30 साल की महिलाओं में भी कैंसर हम पा रहे हैं, 28 साल की महिलाओं में भी पा रहे हैं. तो जितनी जल्दी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होएगी, जितना मतलब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, उतनी जल्दी आपके कैंसर होने के चांसेस चांसेस होते हैं. बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली तो यहाँ पर एक और चीज़ है डॉक्टर कि जैसे हम लोग एचपीवी वैक्सीन की आप बात कर रहे थे कि इस कैंसर से बचा जा सकता है, तो वो वैक्सीन के बारे में बताइए कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कब लगाएं और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, कोई एज लिमिट भी है क्या? सो आई एम ग्लैड कि तुमने एचपीवी वैक्सीन्स की बात करी. एचपीवी वैक्सीन्स हमें लगता है कि आज की डेट में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एचपीवी वैक्सीन्स के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और जितने लोगों से शेयर करें हमें ज़रूर करनी चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसी वैक्सीन है कि कल को हम सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल छुट्टी पा सकते हैं. सो एचपीवी वैक्सीन इज़ अ प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन. मतलब अगर इसको हम सही एज पे लगाते हैं, अपनी बच्चियों को लगाते हैं और अपनी फैमिली के मेंबर्स को लगवाते हैं, तो कल को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ही नहीं होते. सो द बेस्ट एज रिकमेंडेड फॉर एचपीवी वैक्सीन इज 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज. तो और बेस्ट एज अगर मैं कहूँगी तो 9 to 15 इज़ द बेस्ट एज. मतलब टीनेजर में 15 साल से छोटी लड़कियों में लगाया जाता है तो उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं. आपको सिर्फ 2 ही डोज लगाने की ज़रूरत है. पर अगर 15 साल के बाद लगवाया जाता है तो हमें एचपीवी वैक्सीन की 3 डोज लगानी पड़ती है. तो 9 to 26 इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन. बट अगर सपोज यू हैव मिस्ड द बस, है ना, आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो इट हैज़ बीन फाउंड सेफ टिल 45 ईयर्स ऑफ एज. जितने भी जो रिजल्ट्स हैं, जो ट्रायल्स हैं, तो 45 एज की एज तक महिलाओं में इट हैज़ बीन फाउंड सेफ, लगाई जा सकती है. पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है, अगर आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, सो इट मे नॉट बी 100% प्रोटेक्टिव. तो जिससे आपकी इन्फेक्शन हो चुकी है जिस स्ट्रेन से, तो वो तो स्ट्रेन रहेगा ही आपकी बॉडी में. सो आप बाद में भी वैक्सीन, कैचअप वैक्सीन आप लगवा सकते हो, पर लेकिन आपको अपने ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराएं. तो स्क्रीनिंग टेस्ट आज की डेट पे वैक्सीन के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट भी रिकमेंडेड है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वैक्सीन इज, जो लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए है, एचपीवी वैक्सीन, और सिर्फ महिलाओं को ही लगानी है. HPV vaccine is recommended for boys also, for men also, and it is not only for cervical cancer. Although हम लोग cervical cancer के पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे देश में cervical cancer सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. But it is recommended for boys also, because not only cancer, मतलब not only cervical cancer, it has been found preventive in some kind of oropharyngeal cancers and even anal cancers, penile cancers. बहुत सारे और cancers है जो HPV से related है, उन cancers में भी ये protective है. और दूसरा is even not only cancers, even warts, जो जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं, तो वॉर्ट्स वगैरह की भी इन्फेक्शन कम करते हैं. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स वैसे दोनों के लिए लगा रिकमेंडेड है सकते ये हैं। वैक्सीन. ओके तो यहाँ पर मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे। सबसे पहले आपने कहा कि 26 साल तक रिकमेंडेड एज बोली जाती है, लेकिन 40 साल तक लगाई जा सकती है. 45. तो 45 तो 45 में क्या फिर डोजेस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ डोजेस? नहीं, अभी की डेट पे सेम 3 ही डोजेज हैं, जो हम 3 हैज़ बीन फाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, which have been found sufficient to give
कंसिडरेबल इम्यूनिटी। तो हर 6 महीने पे एक एक डोज लगाया नहीं जाता नहीं है? नहीं नहीं, हाँ, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको 3 डोज लगानी है। ठीक सो है, ओके। डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनका शेड्यूल अलग है। एक 0 डोज होती है जो फर्स्ट डोज होती है, उसके फिर 1 या 2 महीने बाद तो 2 डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, उनके अलग शेड्यूल्स है। विद इन 6 मंथ्स आपको 3 डोज 3 डोज लग लगानी है। जाएंगे। तो जो 15 साल तक लेडीज है उनको सिर्फ 2 डोज, उनको सिर्फ 2 लगानी है 15 से और ऊपर 15 के हैं साल के बाद की 3 डोज 3 डोज। फिर आपने यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी वाली बात भी कही, तो जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें इफेक्टिव होगा सर्वाइकल कैंसर का ये वैक्सीन का डोज? सो मैंने जैसे बोला ना, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव ऑलरेडी हैं और उन्होंने वैक्सीन बाद में लगाई, तो अगर उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकता ना। सो अगर पर फिर भी लगवानी चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट जिन स्ट्रेन से नहीं हुआ तो उन स्ट्रेन्स का तो ये प्रिवेंट करेगा। सो वी हैव टू डू बोथ, वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड ऑल्सो, और हमें अपने स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराते रहने हैं। ओके। और बॉयज में भी सेम नंबर ऑफ डोजेज और सेम रूटीन चीजें या फॉलो की जाती हैं वैक्सीन लगाने के लिए? यस। ओके, ठीक है। तो आपने एचपीवी वैक्सीन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे कब क्या लगाने चाहिए। डॉक्टर, यहाँ पर एक और चीज़ है कि लोग कैंसर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में जो वो आती हैं चीज़ें कि ट्रीटमेंट, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो क्या सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये थेरेपीज दी जाती हैं? ऑफ कोर्स। सो मोटा मोटा हमें ये समझना है कि किसी भी कैंसर की हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो ज़्यादा सॉलिड कैंसर्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स, जैसे सर्वाइकल कैंसर भी एक सॉलिड ऑर्गन कैंसर है, उसमें 3 मेन मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होती है। एक जिसमें एक होती है सर्जरी, सेकंड होती है रेडिएशन थेरेपी जिसे हम सिकाई कहते हैं आम आदमी की भाषा में, और तीसरी होती है सिस्टमिक थेरेपीज। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और लोकल थेरेपीज। लोकल थेरेपीज मतलब जहाँ कैंसर दिख रहा है आप वहीं पे अटैक करते हो और वही को किल करते हो। तो कहीं किसी केस में सर्जरी की ज़रूरत होगी, किसी केस में रेडिएशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सिस्टमिक थेरेपीज़ होती है। सिस्टमिक थेरेपीज़ का एक बैकबोन हमेशा कीमोथेरेपी रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे केसेस में हमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आज की डेट में सर्वाइकल कैंसर में इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी इफेक्टिव। इफेक्टिव हो रही है। सो इम्यूनो ऑन्कोलॉजी इज़ अ होल न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कैंसर केसेस में दिए जाता है। तो एडवांस सर्वाइकल कैंसर्स में इवन इम्यूनोथेरेपी और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन भी दी जाती है। सो जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी रेवोल्यूशन हो गया है, काफ़ी नए नए एडवांसेस हो गए हैं। पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट करा जाता है और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होएगा। सो इट विल डिपेंड उसका कि कौन से टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। सो अगर स्टेज 1 का है या बिल्कुल अर्ली स्टेज है कैंसर इन सिटू, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड जो अगर स्टेज 3 का कैंसर है तो ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होएगी। स्टेज 4 का कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होएगी। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे बायोमार्कर्स की वैल्यू है कि उसका मॉलिक्यूलर सिग्नेचर आप देखते हो आजकल कैंसर का, कि उसमें कौन सा बायोमार्कर जैसे PD-L1 हाई है कि नहीं है। सो आपने इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देनी है कि नहीं देनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट येस, द ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक एंड इट वेरीज फ्रॉम कौन सी स्टेज का कैंसर है। ओके। तो सर्वाइकल कैंसर के भी टाइप होते हैं क्या? सर्वाइकल कैंसर के भी टाइप इन द सेंस कि जैसे ब्रॉड टाइप्स होते हैं, वेदर वो स्क्वामस सेल का है, मतलब दीज आर मेडिकल टर्म्स कि किस तरह के सेल्स हैं उसमें, स्क्वामस सेल है या वो एडिनोकार्सिनोमा है। फिर उसमें फर्दर और मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें कहीं HER2 पॉजिटिव है कि नहीं, PD-L1 है। ये हमारे मेडिकल टर्म्स में हम कुछ और फर्दर टेस्ट वगैरह कराते हैं। स्टेजेस तो डेफिनेटली होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हमने उसको कैसे ट्रीट करना है और कौन सी ट्रीटमेंट से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके। तो डॉक्टर, आप ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, तो किस स्टेज पर ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और किस स्टेज पर ट्रीटमेंट के चांसेस, उसका सक्सेस रेट के चांसेस कम होते हैं? सो डेफिनेटली फॉर एनी कैंसर हाँ। जितनी जल्दी आप ट्रीट करो, जितनी अर्ली स्टेज में आप ट्रीट करो, ट्रीटमेंट मैंने जैसे पहले बोला छोटा होता है, शॉर्टर होता है, मोर इफेक्टिव होता है, क्योर रेट ज़्यादा होते हैं, आपके बिल्कुल ठीक होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्सिनोमा इन सिटू जिसे हम कहते हैं स्टेज 0 सर्वाइकल कैंसर, उस स्टेज में ट्रीट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपका मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा मतलब यूट्रस
वगैरह निकाला जाए। तो सर्जरी भी जो होती है वो बहुत माइनर सर्जरी होती है, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज होती हैं, आप बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल कर सकते हो, बाद में आपका फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज होती है, मतलब यू कैन हैव योर चिल्ड्रन ऑल्सो, मतलब सब कुछ हो सकता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ता जाएगा। स्टेज ज़्यादा होएगी तो आपकी सर्जरी भी ज़्यादा बड़ी सर्जरी होएगी, एक्सटेंसिव सर्जरी होएगी। स्टेज 3 में एक बार सर्वाइकल हम कहते हैं उसका गांठ का साइज 4 to 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, या आसपास वो यूट्रस से निकल के पैरामेट्रियम उसके आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको इन्वॉल्व करने लग गया, तो हमें रेडिएशन प्लस साथ में कीमो देनी पड़ती है या इम्यूनो देनी पड़ती है। और उससे ज़्यादा हो गया तो हमें सिर्फ सिर्फ कीमो देनी होती है। सो जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा और ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सटेंसिव होता जाएगा, और आपके नेचुरली क्योर रेट्स विल ऑल डिपेंड ऑन जितनी जल्दी उसे पकड़े। तभी तो हम स्टेज 0 पे जोर देते हैं कि आप स्टेज 0 पे पकड़ोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। इवन जो स्टेज 1 विल बी हैव मच बेटर रिजल्ट्स देन स्टेज 4। So it is like this. ओके ठीक है, तो डॉक्टर हमारे पास सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आप प्लीज़ उन मिथ्स को क्लियर करिएगा, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि ये सच है या नहीं है। सबसे पहला मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन होता है। सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन नहीं होता है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, और स्पेशली सर्वाइकल कैंसर इज़ समथिंग, अगर हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, अगर उसकी स्टेज बढ़ जाती है, देन इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल डिजीज़। क्योंकि पेल्विस में एक गांठ का होना, उसका आसपास के ऑर्गन्स में फैलना, और वो आसपास के ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, फिस्टुलास बन जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अगर वो कैंसर बढ़ जाता है। वहाँ पे पेल्विक नर्व्स वगैरह होती हैं, अगर लिम्फ नोड्स होती हैं तो वो नसों पे प्रेस करते हैं, तो जो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। सो पेन इज़ बिकॉज ऑफ untreated cancer and an advanced cancer, a neglected cancer. Pain is not so much because of the treatment, then the pain is mainly because of the cancer. करेक्ट। क्या सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइवल रेट के चांसेस बहुत कम होते हैं? So किसी भी कैंसर में अगर हम स्टेज 4 के कैंसर की बात करेंगे तो सर्वाइवल रेट बहुत डिप कर जाता है, पर अगर हम स्टेज 1 के बात करेंगे तो उसमें 95% से ऊपर सर्वाइवल रेट है। सो स्टेज 0 और स्टेज 1 में वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन 95% सर्वाइवल रेट, बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेज 4 देन नेचुरली द 5-year सर्वाइवल विल बी अराउंड 5%, 10%, मतलब बहुत कम हो जाता है, पर इट इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन द स्टेज। तो कैंसर की स्टेज बढ़ेगी तो सर्वाइवल रेट डेफिनेटली कम होएगा, क्योंकि वो एक इलाज होने वाली बीमारी से लाइलाज की तरफ हो जाता है। ओके ठीक है, एक और है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर वापस आ सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसी में अगेन इसमें भी सारा वो डिपेंड करता है कि जब आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट कब शुरू हुई, आपका कैंसर कब डिटेक्ट किया गया, कौन सी स्टेज में डिटेक्ट किया गया, और उसकी ट्रीटमेंट कब शुरू हुई। अगर आपका कैंसर स्टेज 1 में या 2 में है तो आपके कैंसर के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट यही कैंसर अगर स्टेज 3 में डिटेक्ट होगा तो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 30 to 40% हो जाता है। सो जितनी ज़्यादा स्टेज में है तो उसमें वापस आने का चांस बढ़ जाता है, पर अर्ली स्टेजेस में वापस आने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि, क्योंकि आपको ये समझना है कि अगर स्टेज बढ़ गई है तो स्टेज बढ़ गई है तो उसमें बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक डिजीज होएगा, कैंसर सेल्स तब तक बॉडी में और भी जगह जाके छुप के बैठ जाएंगे और वो डोर्मेंट पड़े रहते हैं और फिर बाद में बढ़ने लग जाते हैं। तो वापस आने का जो चांस है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कब शुरू कराया। ओके ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ ओल्डर वुमेन में होता है, यंगर लड़कियों में नहीं होता है। नहीं, सर्वाइकल कैंसर आपकी एज ज़्यादा है तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगेन आई सेड ना, इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने जो चेंजेस करे आपके सर्वाइकल सेल्स में, वो कैंसर बन जाते हैं। तो जितने एज बढ़ती जाती है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर उसका मतलब नहीं है अगर एक लेडी की सेक्सुअल एक्टिविटी यंग एज में शुरू होगी, आजकल तो कई बार टीनेजर्स में भी शुरू हो जाती है, और मल्टीपल, और यही सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो डेफिनेटली उसको सर्वाइकल कैंसर बहुत कम उम्र में हो
जाएगा। तो कम उम्र में भी हो सकता है, बट जितनी जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। ओके। और सबसे बड़ा जो मोस्टली लोग पूछते हैं या सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर्वाइकल कैंसर उन्हीं लड़कियों में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होती है। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एचपीवी इन्फेक्शन, एचपीवी वैक्सीन जो आपका जनरली वैसे ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली वैक्सीन करी एचपीवी इन्फेक्शन जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो उस चीज़ पे निर्भर करता है। तो डेफिनेटली जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, जल्दी एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर, ये भी बोला जाता है कि जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं है तो पैप्समियर टेस्ट नहीं कराना चाहिए, जब सिम्टम्स दिखे तभी जा करके टेस्ट कराओ। तो ये तो पूरा का पूरा वही खत्म कर दिया जो हम बोल रहे थे, हाँ। कि जब सिम्टम्स दिखे तो वो तो लेट हो गया ना। हाँ। मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स दिखे और तब भी आप पैप नहीं करा रहे, तब तो ज़रूर करा लो। बट पैप स्मीयर का पूरा जो पर्पस है स्क्रीनिंग टेस्ट का, सिम्टम्स दिखने से पहले अगर वो डिटेक्ट कर पाए, वही तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो हमें सिम्टम्स और नो सिम्टम्स स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। ठीक है। एक और मिथ है कि एचपीवी सिर्फ औरतों में हो सकता है, मर्दों में नहीं। जैसे मैंने कहा, एचपीवी इन्फेक्शन तो मर्दों में बल्कि ज़्यादा कॉमन है। सो इट इज़, एंड मोस्ट मेन आर साइलेंट कैरियर्स। सो मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है, और दोनों में इट विल हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। सिर्फ क्योंकि सर्विक्स फीमेल्स में होता है तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क डेफिनेटली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, पर मर्दों में भी मैंने जैसे बताया कि कुछ ओरोफेरेंजियल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, पिनाइल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, इनल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स बोथ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये मर्दों और फीमेल्स दोनों में हो सकता है, ठीक मेन है। एंड वुमेन बोथ। दोनों में हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर होने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बचते। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका सर्वाइकल कैंसर कौन सी स्टेज में पकड़ा गया है। अगर प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा गया है तो बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं जिसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। अर्ली स्टेज में आपकी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी हो सकती है जिसमें आपके फर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे, बट अगर आपका कैंसर का स्टेज बढ़ गया है तो डेफिनेटली फिर फर्टिलिटी के चांसेस कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। ओके। और इसी में एक और कॉमन मिथ रहता है कि सर्वाइकल कैंसर में बच्चादानी निकालनी पड़ती है, तो डेफिनेटली अगर प्री कैंसर स्टेज नहीं है, स्टेज बढ़ गया है, तो जो सर्जरी होती है उसमें यूट्रस को और सर्विक्स को निकालना ही निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेज पर डिपेंड करता ये है कि ऑल किस हाँ, स्टेज का इट ऑल आपका डिपेंड्स कैंसर। ऑन स्टेज। ठीक है, ओके। एक और है कि जिन औरतों की फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर रहा है, उन्हें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। ये पूरा ही मिथ है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज मेनली अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। इट इज मेनली अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। अगर आप में भी वही रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आपकी मतलब फैमिली में सर्वाइकल कैंसर रहा है, कोई ना कोई कारण रहा होएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन रही होएगी, और डेफिनेटली हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होए, कुछ रीजंस होए इम्यूनिटी कम होने की, स्मोकिंग, एचआईवी इन्फेक्शन, सो मेनी। अगर आपका भी लाइफस्टाइल वैसा ही है तो डेफिनेटली आप में भी रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा होएगा, बट इट इज़ वन ऑफ दोज कैंसर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो अगर मतलब इट इज़ नॉट व्हाट वी से इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन, कि आपका लाइफस्टाइल तो बहुत बढ़िया है बट आपकी इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन है तो उस वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर होगा। नो, इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। रिलेटेड कैंसर। ओके। ये भी कहा जाता है कि जिन लड़कियों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का। ये फैक्ट है। जहाँ पे आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे, और खासकर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, तो नेचुरली व्हेन यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ मोर टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एंड द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सो उसमें रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है। ठीक है। कहा जाता है कि कॉन्डम अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। यस। अच्छा। जितने भी आपके ये बैरियर मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह यूज़ किया जाता है, वही हम कहते हैं ना प्रोटेक्टेड सेक्स अगर होता है, तो आप ह्यूमन पैपिलोमा मतलब भी आपके जो जितनी भी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनके रिस्क कम हो जाती है, और अगर उनके रिस्क कम होते हैं तो आपका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो ठीक वन है। शुड ऑलवेज बिलीव इन प्रोटेक्टेड सेक्स।
ओके। तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फिर उनका कैसे? अगर सॉर्ट ऑफ उनमें कोई रिस्क है फिर Stay प्रेगनेंसी प्लान करना। faithful to your partner. हाँ, है ओके। ना? So if you have again, so it is again what I say, if you are not vaccinated, हुँ, get yourself vaccinated, get regular screenings done so that you if at all अगर कैंसर है so आप उसको जल्दी पकड़ पाए. उसके अलावा have a healthy lifestyle, balanced diet, good lifestyle, smoking वगैरह से दूर रहिए, protect से मतलब multiple sexual partners ना हों, have मतलब your sexual partner should be one if preferred, and then have protected sex majority of the times. And अगर इन सब से ये मतलब नहीं है कि आप यू कैन प्लान अ चाइल्ड, बट आप बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करके चलते हैं, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करके चलते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो नेचुरली आपका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत कम है. साथ में स्क्रीनिंग ज़रूर कभी मत भूलिए. हाँ, राइट। आपने स्मोकिंग की बात की तो एक सबसे बड़ा मिथ इसी से रिलेटेड है। इससे 2-3 चीज़ें हैं। लोग पहले कहते हैं कि जो लड़कियाँ स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सच है कि नहीं? ये बिल्कुल सच है. ओके। जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है. सो आजकल क्या है कि वो हम लोग एक जैसे होड़ होती है ना, यू वांट टू लुक मोर मॉडर्न, और व्हाट आई फील द यंग जनरेशन फील्स कि स्मोकिंग इज कूल. सोसाइटी है में ना? फिट होने हाँ, के लिए। सोसाइटी में वो फिट होने के लिए वो इट्स कूल. देयर इज नथिंग कूल अबाउट स्मोकिंग. है ना? सो ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए. सो अब अगर हम लड़कों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, बट लड़कियां हैव आल्सो नाउ टेकन अप स्मोकिंग इन अ बिग वे. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. देयर इज नथिंग कूल अबाउट अ डिजीज. है ना? सो स्मोकिंग इज नॉट फाउंड टू बी गुड फॉर एनीथिंग. किसी भी मतलब ना केवल सर्वाइकल कैंसर, सो मेनी अदर कैंसर्स आल्सो. सो इट इज अ रिस्क फैक्टर, तो वन हैज टू से नो. तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे है कि अगर कोई लड़की स्मोकिंग करती है लेकिन उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं हैं, तो उसके बाद भी उसमें रिस्क है सर्वाइकल कैंसर होने का? सो देखो व्हाट वी, हाँ ऑफ कोर्स, ओके। एक स्मोकिंग इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर ना. सो आप जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे, रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक भी रिस्क फैक्टर इज एनफ. राइट, ओके। तो डॉक्टर, अब जैसे हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के इतने सारे मिथ्स पर बात कर ली जो यूजुअली लोगों के दिमाग में होते हैं, आप इतने सालों से केसेस हैंडल कर रही हैं, कोई ऐसा मिथ जो आपने सुना हो या आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहती हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई? सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है जो मैं काफ़ी आजकल सुनने लगी हूँ कि पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग एंड सेइंग कि एचपीवी वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है. ओह गॉड, मतलब दैट वाज माय वन थिंग कि यार वैक्सीन इज फॉर प्रोटेक्शन. वी शुड बी थैंकफुल एटलीस्ट देयर इज वन वैक्सीन जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो देयर इज नो प्रूवन एविडेंस कि एचपीवी वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है. आज की डेट में जो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है दैट इज मोर टू आवर लाइफस्टाइल रिलेटेड, बिकॉज हम सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है, पीसीओएस बढ़ता जा रहा है, कितने सारे अदर फैक्टर्स हो रहे हैं. दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो एचपीवी वैक्सीन से कोई एविडेंस नहीं है कि इनफर्टिलिटी बढ़ती है. एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड और भी मिथ्स हैं जो हाँ. जब इस पॉडकास्ट के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उसमें एक था कि अगर आप एचपीवी वैक्सीन सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद लगाते हो तो कोई उसका मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। सो मैंने वही बताया ना, हम्म, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुकी हो. सो आपका लेवल ऑफ बेनिफिट बहुत कम हो जाएगा. तो कितना मिलेगा वी रियली कैन नॉट से. है ना? बट दैट स्टिल मीन्स डजंट मीन कि आप वैक्सीन नहीं लगाएं. अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तब तो 100% लगाइए. इट इज एंड देन इट इज़ वेरी सेफ वैक्सीन. तो जब ये वैक्सीन शुरू में लॉन्च हुई थी तो बहुत सारा गलत छलत हाँ, कवरेज कि था साइड इफेक्ट्स कि वगैरह। ये साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, वो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ये इंडिया में डंपिंग ग्राउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया. ऑल दिस इज ऑल नॉनसेंस. दिस वैक्सीन, ये कोई जल्दी में वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस हुई. कोई पैंडेमिक नहीं था कि बहुत जल्दी में रिसर्च करेगी और उसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में. देयर आर ईयर्स एंड डिकेड्स ऑफ रिसर्च behind this vaccine and it has been found completely safe. अगर हमें सर्वाइकल कैंसर पे विजय पानी है तो ये वैक्सीन को हम जितना जल्दी अपनाएं उतना बेटर है. अपनी बेटियों को हम आज ही लगवाएं ताकि हम आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट उनको एक कैंसर से तो बचा पाएं. करेक्ट, राइट। तो एचपीवी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? मतलब जो नॉर्मल मिनिमल इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन होना, पेन ये होना, होना. बुखार सो वगैरह अदरवाइज का कुछ ऐसा कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं नहीं है होता। जो आपको स्टॉप करे इस वैक्सीन को लगवाने से.
डॉक्टर, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, पहले जैसे सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते, तो इसके बारे में बताइए कि कितनी सच्चाई इस बात में। सो ये तो बिल्कुल ही मिथ है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, किसी सर्वाइकल कैंसर का किसी भी कैंसर के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डिटोरेट हो जाएगी, तो लाइफ विल नेवर बी अगेन, मतलब लाइफ, फॉर लाइफ टू बी अगेन द सेम यू हैव टू एक्ट अर्ली। तो सर्वाइकल, ये बिल्कुल मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि आपका डायग्नोसिस बन गया, कैंसर के बारे में पता लग गया, उसके बाद भी आप यू गो इनटू XYZ ऑल्टरनेटिव, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और फिर वापस आते हैं जब कैंसर की स्टेज और बढ़ जाती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने मतलब जिंदा रहना भी ज़रूरी है। राइट। अगर आपको बेस्ट चांसेस एट सर्वाइवल चाहिए, बेस्ट चांसेस एट फर्टिलिटी चाहिए, बेस्ट चांसेस एट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, सो इट इज़ ऑलवेज यू हैव टू एक्ट अर्ली। सो आपको ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा इट विल गिव यू द बेस्ट चांसेस एट एवरीथिंग। अदरवाइज डेफिनेटली अगर कैंसर बढ़ता जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज तो होएगी, एंड इट इज़ मोर टू डू विद कैंसर, द इंक्रीज स्टेज ऑफ कैंसर रादर देन द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, इसके लिए टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराते रहना बेहद जरूरी है। स्क्रीनिंग तो बहुत ही वैक्सीन जरूरी है, लगवाइए आप, वो भी वैक्सीनेशन बहुत लगवाएं। जरूरी है। एंड कोई एक टेक होम मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, वुमेन्स डे स्पेशल हमने इस एपिसोड को बनाया है, कि आप औरतों को, उनकी फैमिली, पार्टनर्स, भाइयों को, जितने उनके फ्रेंड्स हैं, ताकि उन्हें पता चले कि सर्वाइकल कैंसर कितना रिस्की है, उसकी पहले से ही जांच करनी कितनी ज़रूरी है, एंड टेस्ट और स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है। एक मैसेज। So what I always say is, a stitch in time saves 9. So that is, preventive health is always better. So prevention में believe करो, और आज के डेट में तो we are talking about women empowerment, and a healthy woman is actually an empowered woman, है ना? So even for women empowerment, health, accept health, adopt healthy lifestyle, adopt preventive strategies, be Exactly. proactive. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई गेस इस वुमेन्स डे पर सभी को एक प्लेज भी लेना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर किसी कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध है अब मार्केट में अवेलेबल, तो जा करके उसे अवेल करिए, उसे लगवाइए। अपने घर में जो छोटी लड़कियां हैं उन्हें लगवाइए, जो बाकी लेडीज़ हैं उन्हें बताइए, अवेयर करिए। हमने इस वीडियो को भी इसीलिए बनाया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी। आई गेस आपने इन्जॉय किया होगा। ब्रीफली हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर पर काफ़ी अच्छे तरीके से बात भी की है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। Sure. बिल्कुल, तो मेरा भी यही कहना होगा, जैसा कि आपको डॉक्टर मीनू ने बताया, कि टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराना बेहद ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में हमने इस टॉपिक पर विस्तार से बात की है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।